नमस्कार। आज हम करेंगे 12वीं कक्षा का 9वें अध्याय के कुछ मुख्य बिंदु, जिसके अंदर जैसे मुग़ल दरबार के विषय में जो है वो बताया गया है। तो मुग़ल कौन थे? मुग़ल शब्द जो है उसकी उत्पत्ति मंगोल से हुई है और जैसे ये नाम जो है वो मुग़ल साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक भी है। फिर भी मुग़लों ने यह नाम स्वयं जो है वो नहीं चुना था। उन्होंने स्वयं को तैमूरी कहा था क्योंकि उनके पिता की ओर से वे तुर्की के शासक और तैमूर के जो हैं वो वंशज थे। और फिर जैसे पहला मुग़ल शासक बाबर जो है वो माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज़ खां का संबंधी था। वह भी तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के नाम जो है वो दिया था। मुग़ल राजवंश के लिए मुग़ल शब्द का प्रयोग जो है वो 16वीं शताब्दी के दौरान यहूदियों ने किया था और इसके बाद से इस शब्द का निरंतर उपयोग जो है वो होता रहा है। मुग़लों का हम राजनीतिक इतिहास देखें तो उसमें सबसे पहले जो है वो बाबर है। मुग़ल साम्राज्य भारत में जैसे कई क्षेत्रीय राज्यों से मिलाकर जो है वो बना था और यह जो है विजय और मैत्री संधियों का भी परिणाम था। साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो जहीरुद्दीन बाबर को उसके प्रतिद्वंदी जो थे उज़्बेकों ने उसके देश जो फरगाना था उससे भगा दिया था और उससे सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया था। और इसके बाद 1526 ईस्वी में वह अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जो संसाधन थे उनकी खोज में भारतीय महाद्वीप की ओर आगे जो है वो बढ़ा था। हुमायूं जो था वो बाबर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन हुमायूं ने साम्राज्य की सीमाओं का जो है वो विस्तार किया था। अफगान नेता जो शेरशाह सूरी था उससे वे पराजित हुआ और भारत से भागने के लिए विवश हो गया था। उसे ईरान के सफ़ावी शासक के दरबार में शरण जो है वो लेनी पड़ी थी और उसकी सहायता से 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सूरों को जो है वो पराजित कर दिया था। परंतु एक वर्ष बाद ही जो उसकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद आता है जलालुद्दीन अकबर। हुमायूं के पश्चात जलालुद्दीन अकबर ने राज सिंहासन को संभाला था और उसने सबसे महान मुग़ल शासक जो है वो माना जाता है क्योंकि उसने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसने सुदृढ़ और समृद्ध भी अपने साम्राज्य को बनाया। वह अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार जो है वो हिंदू कुश पर्वत तक करने में सफल रहा। उसने ईरान के जो सफ़ावी थे और तुरान के उज़्बेकों की जो विस्तारवादी योजनाएं थी उन पर भी लगाम लगाए रखी। और अकबर के जो उत्तराधिकारी थे, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगज़ेब ने मुग़ल साम्राज्य का नेतृत्व किया और ये तीनों ही योग्य उत्तराधिकारी जो है वो सिद्ध भी हुए और इनके अधीन क्षेत्रीय विस्तार जो है वो जारी रहा। यद्यपि इनकी गति काफ़ी धीमी रही, उन्होंने शासन के जो विविध यंत्रों को बनाए रखा और उन्हें सुदृढ़ भी किया। और फिर 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल राजवंश की केंद्रीय शक्ति जो थी वो कम हो गई और दिल्ली, आगरा तथा लाहौर जैसे राजधानी नगरों में नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य के स्थान पर कई क्षेत्रीय जो शक्तियां थी वो उभर कर आई। और फिर भी सांकेतिक रूप में मुग़ल शासन की प्रतिष्ठा जो थी वो बनी रही और 1857 में इस वंश के अंतिम वंशज जो बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज़ों ने उखाड़ फेंका। और फिर जैसे हमने इनके विषय में पढ़ा कि मुग़ल शासक और उनका साम्राज्य का विस्तार जो है वो कैसे कैसे हुआ और कैसे उन्होंने शासन को किया। उसके बाद आता है जैसे इतिवृत्तों की रचना और पांडुलिपियों की रचना। जैसे पांडुलिपियाँ क्या होता है कि जैसे जो मुग़ल भारत की सभी पुस्तकें थी वो पांडुलिपियों के रूप में ही थी, अर्थात वे हाथ से ही लिखी हुई होती थी। और पांडुलिपि की रचना का मुख्य केंद्र जो था वो शाही जैसे जो किताबखाना था। हालांकि किताबखाना शब्द जो है वो पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है, परंतु यह लिपि घर था, यानी कि यहाँ पर जो बादशाह होते थे वो अपनी पांडुलिपियाँ यहाँ पर संग्रह भी करके रखते थे और वहाँ पर जो आगे
वो लिखने के लिए लेखक रखते थे, वो भी वहाँ पर बैठकर ही वहाँ पर इन पांडुलिपियों को लिखते थे। और जैसे जो कागज़ बनाने वालों की पांडुलिपियों के लिए पन्ने तैयार करने, सुलेखकों की पाठ की नकल तैयार करने, और जैसे जो पृष्ठों को चमकाने के लिए, चित्रकारों के पाठ के दृश्यों को चित्रित करने के लिए, और जिल्द साजों को प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा कर उसे अलंकृत जैसे आवरण जो है वो दिया जाता था। और इन सब के बैठने के लिए जगह की आवश्यकता होती थी। और तैयार जो पांडुलिपि होती थी उसको बहुमूल्य वस्तु जो है वो समझा जाता था और उसे संरक्षित करके जो है वो रख दिया जाता था। और सुलेखन, हाथ से लिखने की कला जो थी वो अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल जो है वो मानी जाती थी, और इसका प्रयोग जो है वो भिन्न भिन्न शैलियों में किया जाता था। और जैसे नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी, और ये एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था, और इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे, जिसे कलम कहा जाता था, उससे शाई में डुबो करके लिखा जाता था। फिर जैसे रंगीन चित्र जो है वो बनने लगे, जैसे मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार जो है वो शामिल होते थे, और वो रंगीन चित्रों को बनाकर घटनाओं का विवरण जो है वो देते थे। अकबरनामा और बादशाहनामा। तो जो अब्दुल फजल था उसने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक जो है वो कार्य किया था, और इस दौरान उसने इसके प्रारूप में कई सुधार भी किए थे, और ऐतिहासिक घटनाओं के वास्तविक विवरणों, शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों को आधारित बनाकर उसने इन सब को लिखा भी था। जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनका विवरण इसके अंदर लिखा गया था। इसके बाद आता है आदर्श राज्य। इसके अंदर एक देवीय प्रकाश जो दरबारी इतिहासकार थे, उन्होंने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए यह भी दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी, और उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में, दंत मतलब एक मुख से दूसरे मुख तक कही जाने वाली, में एक मंगोल रानी जो अलान कुआ की कहानी है, को अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा जैसे वो गर्भवती हुई थी, और उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर एक दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वह प्रकाश जो है वो हस्तांतरित होता रहा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहा। तो जब इनके चित्र आदि बनाए जाते थे तो उसके पीछे प्रकाश को दर्शाया भी जाता था, जैसे आप इस चित्र में जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर है सुलह कुल की सुलह कुल एकीकरण का एक स्रोत। तो अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को अकबर के शासन का आधार जो है वो मानता था। सुलह कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी, परंतु इसकी यह शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति न पहुंचाएं और आपस में न ही लड़े। सुलह कुल का आदर्श राज्य नीतियों के माध्यम से लागू किया गया, और मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग जो है वो एक मिश्रित वर्ग था। इसमें ईरानी, तूफ़ानी, अफ़गानी, राजपूत, दक्कनी सभी जो थे वो शामिल थे। इसके बाद राजधानियाँ और दरबार। राजधानी नगर। मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसका राजधानी नगर होता था, जहाँ दरबार लगता था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान मुगलों की राजधानियाँ बड़ी तेज़ी से स्थानांतरित, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने लगी। हालांकि बाबर ने लोधियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था, तथापि इसके शासन के 4 वर्षों के दौरान राजसी दरबार जो था वो भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाए जाते रहे, और 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। इसे आसपास के क्षेत्रों के खदानों में लाए गए लाल बलुआ पत्थर से जो है वो बनाया गया था। मुगल दरबार जो था वो शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासन के अस्तित्व की समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया, और इसका केंद्र बिंदु इस प्रकार राज सिंहासन अथवा तख्त था, जिसके संप्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप जो है वो प्रदान किया गया था, और इसे एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जा सकता था जिस पर धरती टिकी हुई थी, और शताब्दियों से भारत में राजतंत्र के प्रतीक रही छतरी शासन की क्रांति को सूर्य की कांति से पृथक करने वाली मानी जाती थी।
जो योग्य व्यक्ति होते थे उनको पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता था। और राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह शानदार पदवियां जो हैं वो धारण भी करते थे। और जब उद्घोषक तथा इन पदवियों की घोषणा करते थे तो सभा हर्षोल्लास से गूंज उठती थी। मुगल सिक्कों पर राजसी नयाचार के साथ शासन करने वाले बादशाह की पूरी पदवी जो होती थी वो अंकित होती थी। तो इस तरह से हमने ये जो चैप्टर है इसको किया, क्योंकि इसके कुछ ही पॉइंट जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं, बाकी चैप्टर के कुछ पॉइंट जो हैं वो कट भी चुके हैं। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से रीड कीजिएगा और इसके प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर कर लीजिएगा। धन्यवाद।